क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार। मन की बात में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मन की बातों को लेकर हम रिश्तों की तरफ मुड़ चुके हैं। वो रिश्ते जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन में, और उनको निभाने के लिए, उनको कायम रखने के लिए हम कुछ भी कर लेना चाहते हैं, और कई बार अपने मन की बातों को भी अनदेखा कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर हर बार की तरह हमारे सामने एक्सपीरियंस से ये बात आ रही है कि मन की बातें सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं सारे सॉल्यूशंस भी छिपे हैं। पिछली बार हमने बात की थी शादी यानी मैरिज की, और क्यों होता है उसमें तनाव। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे परिवार या हमारे रिश्तेदार या फिर फैमिली प्रेशर्स जो हैं वो इस मैरिज में तनाव का कारण बनते हैं, तब क्या होता है। मेरी सासू माँ सारे व्रत्स वगैरह रखने के लिए बोलती हैं, नवरात्रे फास्ट रखने के लिए कहती है, लेकिन मैं नहीं रख सकती। मैं पहले नहीं रखती थी, लेकिन मेरी सास बोलती हैं कि नहीं तुम्हें रखना पड़ेगा, और मैं अपने हस्बैंड से भी कंप्लेन नहीं कर सकती। उनसे कंप्लेन करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें रखना पड़ेगा, अब तुमने लव मैरिज की है, अपनी पसंद से की है, लेकिन तुमने हमारे कल्चर में तुम्हें घुलने के लिए सब कुछ मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड की और मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, और मैं सास से भी ठीक से नहीं बात कर पाती हूँ। अब उनसे भी मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, और अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि लव मैरिज की है। भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेशन जो थी उससे यही थी कि वो मतलब इज़्ज़त करे। जैसे मैं आई हूँ, मैं बहुत बड़ी फैमिली में आई थी, उसके लिए तो कोई बड़ी फैमिली है ही नहीं, उसके लिए तो घर में कोई भी नहीं है। एक मतलब सिस्टर इन लॉ है और कोई नहीं है, हम दो हैं। फैमिली में जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो मदर और वाइफ के बीच में नोक झोंक से होती है। दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि शायद वो झगड़ने के लिए झगड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर में, एक दूसरे की किसी बात में कोई कमी, शॉर्ट कमिंग्स निकाल लेती हैं और दिन भर उसको लेके खींचती रहती हैं। इतना स्ट्रेस होता है इन सब बातों से कि आदमी को लगता है मैं घर ही क्यों आता हूँ, और दरअसल इन सब का कोई सुलझाने का उपाय भी नहीं है। क्या होंगे सॉल्यूशंस, यही जानने का प्रयास रहेगा आज हमारे इस कार्यक्रम में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हम आपसे कहते हैं, आपसे प्रॉमिस है कि उस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट होती हैं। आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना बर्मी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि शादी में परिवार तो शामिल है ही। मैंने अरेंज मैरिज की, मैंने लव मैरिज की, मैंने इंटरकास्ट मैरिज की, मैंने इंटर रिलीजन मैरिज की। परिवार तो दोनों का होगा ही होगा। क्या हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं? परिवार मैरिज में शामिल होते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, या बाहर से शामिल हो जाते हैं लेकिन अंदर से उसका हिस्सा नहीं बने। इस पे बहुत डिपेंड करता है कि बाद में जाके वो बाधा बनेंगे, बाधक बनेंगे, या समस्या का हल ढूंढेंगे। पहले दो परिवारों के बीच में शादी होती थी। एक इंडिविजुअल होता था बोथ सेक्सेस का, लेकिन दो परिवार होते थे जो डिसाइड करते थे कि एजेंडा क्या है। लेकिन अब क्योंकि इंडिविजुअल्स ने एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर दिया, एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया, और फिर परिवार थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए या इन्फॉर्म्ड हुए। लेकिन जहाँ पे उनके मन में कुछ चल रहा है, या दोनों फैमिलीज़ की वैल्यूज़ अलग हैं, या दोनों फैमिलीज़ में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से ऊपर से तो ठीक है लेकिन अंदर से नहीं है, या दोनों फैमिलीज़ का एजेंडा है कि मेरे घर से जो आया है उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए मैरिज में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो फिर परिवार जो है वो बाधा बन जाते हैं। कहीं ना कहीं परिवार का जो प्रेशर है वो हम महसूस करने लगते हैं कि मुझे उनके लेवल तक पहुंचना है, मुझसे ये उम्मीदें हैं, चाहे वो हस्बैंड की हों या वाइफ की हों, दोनों के पेरेंट्स की तरफ। आजकल की जनरेशन से अगर पूछा जाए मैरिज के बारे में, तो ज़्यादातर
उनका जो एटीट्यूड होता है वो एक स्ट्रेस से रिलेटेड एटीट्यूड हो जाता है कि हाँ, शायद हम अगर कभी शादी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी की जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर इस रिश्ते में न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा हस्बैंड और वाइफ को छोड़ते हुए उनका परिवार भी शामिल है तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल स्ट्रेस का एहसास हो जाता है। एक पॉजिटिविटी के साथ जाएं कि हाँ, हम किसी के साथ रिश्ता शुरू कर रहे हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो रिश्ता उसका भी जो परिवार है उस तक भी अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारे लिए शायद ये बेनिफिशियल ही रहे, क्योंकि हमें एक मौका मिल रहा है कि एक नया वजूद, एक नया रिश्ता और एक नई सेट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली से ज्वाइन होने का, और इससे हम लाभ ही पाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ अगर हम अपना रिश्ता और अपनी ज़िंदगी शादी में शुरू करें तो ज़्यादातर अच्छा ही रहता है। जैसे डॉक्टर भावना ने कहा कि आपके एटीट्यूड से डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या पाएंगे। बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल सिचुएशन वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि मुझे इसमें जाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फ्यूचर की सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर आप हिसाब किताबें लगाते रहेंगे, फिर रिश्ते नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, आप रिश्ता उस व्यक्ति से बना रहे हैं, उसकी फैमिली से बना रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता है। अगर आपका रिश्ता और उसकी फैमिली का रिश्ता बना रहेगा तो जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो भी ज़्यादा सशक्त हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में आप हारेंगे, फिर तो यही होगा कि वो कितना समय उनको देता है, कितना समय मुझे देता है, कितना पैसा, कितने इमोशंस वगैरह वगैरह, तो फिर हमेशा ये हिसाब किताब ही चलता रहेगा। ये हिसाब किताब जो शुरू हो गया है, ना सिर्फ कि कितना पैसा, बिल्कुल आपने सही कहा, कि कितना टाइम, कितने इमोशंस वो उधर दे रहे हैं, ये जो हमारी परसेप्टरी पावर है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, हमें पहले ही रियलाइज़ होने लग जाता है। बिल्कुल, बट कनुप्रिया, ये दोनों साइड ही पहले रियलाइज़ हो रहा है। जो हमारे इन-लॉज भी हैं वो लोग भी आज की डेट में, बोथ साइड्स ऑफ द इन-लॉज, ये मान के ही चलते हैं कि हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आने वाली है कि अब हमारे बच्चों की शादी हो रही है और शायद उतना हमसे उनका लगाव नहीं रहेगा। बट अगर हम एटीट्यूड ये रखें कि भाई नहीं, अगर हमारे बच्चों की शादी हो रही है तो हमारे को पहला कदम उठाते हुए, और बच्चों को भी ये सोचना है कि हमें पहला कदम उठाते हुए अगर हम इसको एक प्यार भरा रिश्ते में बनाएंगे तो ज़रूर अनकंडीशनली देने से आपको कंडीशनली काफ़ी ज़्यादा कुछ वापस मिलता है। सो द फर्स्ट स्टेप नीड्स टू बी टेकन बाय बोथ साइड्स। हम भी देना शुरू करें, जो जैसे हमारा टाइम है, हमारी अफेक्शन है, हमारा रिस्पेक्ट है। स्पेशली जब मैरिज लायाजॉन में लड़का लड़की बंधते हैं तो ज़्यादातर हम लोग रिस्पेक्ट और लव देना भूल जाते हैं और ये तोलमोल करना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में मेरे ख्याल से हस्बैंड और वाइफ से ज़्यादा इनसिक्योर हैं हमारे इन-लॉज, दोनों साइड के इन-लॉज, बिकॉज उन्होंने ऐसा, मतलब वो एक ऐसी मिड लाइफ क्राइसिस में आज हैं कि वो जब अपने इन-लॉज से डील कर रहे थे तब सिचुएशन तब भी उनके लिए इनसिक्योर थी। आज जब वो अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो भी सिचुएशन उनके लिए ज़्यादा इनसिक्योर है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कपल टू रियलाइज़ कि जितना ज़्यादा हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा आपस में रिस्पेक्ट, आपस में लव और आपस में बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एक कड़ी तो अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। एक और जो इशू जो आ जाता है कि थोड़ी सी भी बात हुई इन लॉज के साथ और आपने कहा कि ऐसा हुआ ही क्यों, लेकिन ये ना भूलें कि आपके पेरेंट्स के साथ भी कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो जद्दोजहद या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे तो नहीं हम सोचते, क्योंकि वहाँ पे एक लंबी रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम रिलेशनशिप में एंटर करते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ अनकंडीशनल हो, सब कुछ ठीक हो, दूसरे की तरफ से हो, मेरी तरफ से कुछ ना हो। ये जो रिस्पेक्ट है ये कई बार हम बाहर ही रखते हैं, लेकिन जो अंदर का हमारा पूरी सोच है वो उसी डर में, उसी फियर में कि आगे क्या होना है। हाउ डज दैट अफेक्ट माय रिलेशनशिप विद देम? सबसे पहले हमारा प्री कॉन्सेप्शन भी यही होना चाहिए कि हम एक बहुत खूबसूरत रिश्ता शुरू कर रहे हैं, बहुत अहम रिश्ता शुरू कर रहे हैं, तो इसमें ये जो डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ये कहीं आना ही नहीं चाहिए। और ये इमोशंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट, पेशेंस, टॉलरेंस, गिविंग, अगर इनको रिप्लेस कर दें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएं। एंड फिलोसफिकली ही नहीं बट इसको हम प्रैक्टिकली भी करना शुरू करें। एंड एज अ रूटीन हम देखें कि
जो जो हम चाहते हैं इस रिश्ते से पाना, वो हम इस रिश्ते को दे के देखना तो शुरू करें। मैंने अपनी तरफ से अनकंडीशनल कोशिश की, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट है, क्योंकि हर फैमिली, अगर हम इंटरकास्ट इंटर रिलीजन की बात करते हैं, मेजर डिफरेंस आ जाता है। जब तक हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, लेकिन जहाँ परिवारों की बात आती है वहाँ पूरा लाइफस्टाइल के डिफरेंस की बात आती है। हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अपने हस्बैंड को तो समझ रहे हैं, तो जो हमारे हस्बैंड की अपब्रिंगिंग है या जो उसका कल्चर है या जो उसकी वैल्यूज़ है, अगर हम उसको भी समझें एंड वाइस वर्सा, हस्बैंड भी हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, उसको समझें। देखिए, अगर आप सिर्फ जो मैरिजेस हैं जो कि अरेंज्ड हैं उनको देखें तो डिफरेंसेस माइनर हैं, और अगर जैसे इन्होंने कहा कि लव मैरिजेस हैं वहाँ पे डिफरेंसेस कई बार थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को अगर दोनों ये समझ के कि अच्छा आई गिव अ लिटिल एंड यू गिव अ लिटिल एंड मे बी वी कैन डू इट टुगेदर, या कई बार ये होता है कि वन पर्सन गिव्स लिटिल मोर एट दिस टाइम और दूसरा बाद में देगा तो भी चल सकता है। लेकिन जहाँ पे होता है कि मैं इतने ही नैरो बैंड में चलने वाला हूँ या चलने वाली हूँ, और उनके जो फैमिली ऑफ ओरिजिन है वो भी कहते हैं आप हिलना नहीं, डट के रहो, अगर कुछ बदलने की कोशिश करे तो रिबेल वगैरह वगैरह, वहाँ पे मुश्किल आती है। तो अगर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जो कोर वैल्यूज़ हैं, शादी से पहले आप देख लें कि आप उन कोर वैल्यूज़ में तो कहीं बदलाव नहीं आ रहा, और फिर डिस्कस कर लें। लेकिन एक बार जब शादी हो गई या रिलेशनशिप बन गई तो उसके बाद समय के साथ देखें आप कहाँ तक बदल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर कोर वैल्यूज़, दूसरा कितना बदल सकता है। और एक्सपेक्टेशन ये ना करें कि दूसरा बदले, एक्सपेक्टेशन ये करें कि मैं इतना अनकंडीशनल लव दूं कि दूसरा बदलना चाहे, मैंने कहा इसलिए ना बदले। सपोज एक रिलेशनशिप में है तो यूजुअली देखा गया है कि लड़का रिबेल है या अपने घर से जब प्यार में है वो, तो वो यूजुअली अपने घर की बातें ये करेगा कि मेरे साथ गलत किया गया, जो भी बचपन की जो सारी चीज़ें हैं वो उस लड़की से सहानुभूति चाहेगा, या लड़की भी ये चाह रही होती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, एंड देन दे कम टुगेदर, दे वांट टू गेट मैरिड। वो जो स्पाउस के मन में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करें? अनफॉर्चुनेटली आपका जो स्पाउस है उसने आपसे सिर्फ अपने नेगेटिविटीज़ या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि हम आपके साथ एम्पथाइज तो कर रहे हैं फॉर व्हाट रॉन्ग हैज़ हैपेंड विद योर पेरेंट्स। मैं ये भी समझना चाहूँगा या चाहूँगी कि व्हाट हैज़ गॉन राइट विद योर पेरेंट्स। तो अगर हम फोकस अपना शिफ्ट कर दें फ्रॉम द वीकनेसेस टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द रिलेशनशिप, तो हमें भी एक वजूद मिलता है कि उस रिश्ते में जो हमारे लिए अभी बिल्कुल नया है, एक स्ट्रेंथ देखी जाए। दूसरा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है कि कुछ रिश्तों में सारनेस आई थी इन कारणों की वजह से, एक अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं कि क्या मेरे कुछ करने से, मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ महसूस करने से इस रिश्ते को जो सार हो गया था उसमें भी स्वीटनेस आ सकती है। इट इज़ वेरी गुड कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ इतनी आपके साथ ओपन थी, जो आपको अपना एक किताब ओपन प्लेथोरा के साथ लिया, बट उसको आप ह्यूमिलिएट करें, उसको आप क्रिटिसाइज करें, और वो जो रिश्ता ऑलरेडी वीक है उसको अगर आप और वीकन करें, तो ये आपके लिए ही नहीं बट आपके जो रिश्ता आपके स्पाउस के साथ है उसके लिए भी हानिकारक होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर बर्मी, डॉक्टर शर्मा, हम पहुँचे लोगों के बीच में। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी अरेंज्ड मैरिज थी और मैं जॉइंट फैमिली में आई थी शादी करके, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन 5 सालों में मेरा मेंटल पीस कहीं एकदम खो गया है। प्रॉब्लम मेरी मदर इन लॉ हैं, वो बहुत ही पोजेसिव तरीके की हैं। वो हर समय हमारे साथ रहना चाहती हैं, हम कहीं जाएं उनको हमारे साथ घूमने जाना होता है। हस्बैंड की 5 सालों से हस्बैंड की सैलरी हर महीने उनके हाथ में दी जाती है, और मैंने पहले सोचा था कि मैं काम नहीं करूँगी, और लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फोर्स किया कि फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए तुम काम करना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 8-10 घंटे बाहर काम करके जब मैं घर के अंदर आऊँ तो उसके बाद मैं उनकी वही ट्रेडिशनल बहू बन जाऊँ, उनके लिए खाना बनाऊँ। अगर कभी उनकी तबीयत ख़राब हो या मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो तो मैं छुट्टी लेके घर बैठूँ। परेशानी मुझे इस एक बार तब हुई जब मेरी 3 साल की बेटी ने मुझे आके बताया कि मम्मी आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो,
मैं एक बार काफ़ी शॉक हो गई कि उसने ऐसी बात बोली कैसे, बट फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, तो वो उन्होंने मुझे कहा, उसने मुझे बताया कि मेरी मदर इन लॉ बैठ के ना रिलेटिव्स में डिस्कस कर रही थी कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी को भी मेरे बारे में ऐसा सिखा रही हैं। मैं हस्बैंड से जितनी बार भी डिस्कस करने की कोशिश करूं, वो अपनी मदर के अगेंस्ट कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। अगर मुझे ये लगना शुरू हो जाए कि जो मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है वो अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है या उनकी तरफ ज़्यादा है, तब मैं क्या करूँ? सबसे पहले है कि हम कम्युनिकेट करें सबसे पहले अपने स्पाउस से। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम हो रही होती है अपने स्पाउस से और हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाकी सारी दुनिया से, और फिर जो नेगेटिविटी दुनिया की है उसको मद्देनज़र नहीं, उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करके फिर हम कम्युनिकेट करते हैं अपने स्पाउस से। तो अपनी ही नेगेटिविटी नहीं, बट वो बाकी जो आपके साहकार हैं उनकी भी नेगेटिविटी लेके हम अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं एक पॉजिटिव चेंज के लिए, एक बैलेंस के लिए, बट वो बैलेंस और ज़्यादा इम्बैलेंस में चला जाएगा। सो द प्रॉब्लम स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। नंबर 1, आप अपने जिसके साथ आपका कंसर्न है, और इस केस में अगर आपके स्पाउस के साथ कंसर्न है, तो पहले आप उससे कम्युनिकेट कीजिए, अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस कीजिए। ये प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही नहीं फोकस कीजिए, अपने स्पाउस के साथ बैठ के ये देखिए कि उसकी क्या सॉल्यूशंस की कड़ियाँ निकल सकती हैं, और सारा अपना टाइम और एनर्जी एक दूसरे के साथ उन सॉल्यूशंस के ऊपर लेके आइए। तो बहुत सॉल्यूशन फोकस जब हम अप्रोच रखते हैं अपनी मैरिज में और कम्युनिकेट और एक्सप्रेस सिर्फ डायरेक्टली करते हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आसानी से हल हो जाती हैं। आपके घर वाले मुझसे ये उम्मीद करते हैं, आपके घर वाले, मेरे परिवार तो ये कहता है, लेकिन आपका ये जो कंटिन्यूस फाइट, चाहे वो इन लॉज बेचारे साथ में हैं या नहीं हैं, या बाकी रिश्तेदार जो एडिशनल जो फैमिली है, चाहे मौसी है, चाहे आंटी है, चाहे अंकल हैं, हमारी आपस की जो बहस है वो कब उन तक शिफ्ट हो जाती है हम समझ ही नहीं पाते। ये जो आप वाला शब्द है ना, ये एक्सक्लूजन वाला शब्द है, क्योंकि शादी होने के बाद तो वो मेरे भी रिश्तेदार हैं ना, और वो तो सर्टिफाइड बाय लॉ हैं, उनको इन लॉ कहा जाता है। आपके पेरेंट्स तो सर्टिफाइड भी नहीं है। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आपने एक रिलेशनशिप को बनाया, तो आसपास उनके जो और रिलेशनशिप्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो गए। समय के साथ साथ वो गहराएंगी, जितना उसमें गुड़ डालेंगे वो उतने मीठी होंगी। गुड़ आपको भी डालना पड़ेगा, दूसरों को भी डालना पड़ेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इस चीज़ की वजह से ये हो रहा है, ये सच नहीं है। और इसीलिए जहाँ पे आप कहते हैं आप, तो वो आप दूसरे व्यक्ति को, जो आपका स्पाउस है, उसको ऑलरेडी बैक फुट पे डाल दिया ना। वो कहेगा नहीं, उसको डिफेंड तो अब करना है, या तो वो उसे जाने ही दे, जाने तो वो देगा नहीं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मैरिज से पहले एक रिलेशनशिप है दोनों परिवारों की, जिससे निकल कर दो लोग इकट्ठे आए हैं, वो रिलेशनशिप रहेगी। समय के साथ साथ नई रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगी, और जब नई रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगी वो अलग अलग रूप में क्रिएट होगी। आज के समय में मैं ये भी कई बार देखता हूँ कि जो डॉटर इन लॉ है, कुछ केसेस में वो मदर इन लॉ के ज़्यादा करीब है, लड़का करीब नहीं है। लड़का तो बाहर घूम रहा है, वो उसे प्यार दे रही है, वो उसे सस्टेनेंस दे रही है, क्योंकि उसकी और कोई लड़की नहीं है। तो रिश्ते जैसे बनाएंगे वैसे रिश्ते बनेंगे। हाँ, शुरू में मुश्किल आती है। एक्चुअली ऑल मैरिजेस गो थ्रू फेजेस समटाइम्स। शुरू में एक होता है हनीमून फेज, एक्चुअल हनीमून भी होता है, और साथ में एक रिलेशनशिप जिसमें सबकी एक्सपेक्टेशन होती है बहुत अच्छा होगा, सब खुश होंगे। फिर एक फ्लैट सा फेज़ आता है। उस फेज़ में आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी, रिलेशनशिप्स के ऊपर भी। और फिर उसके बाद एक नई रिलेशनशिप क्रिएट होती है, जो कि फिर सालों चल सकती है। अनफॉर्चुनेटली जो मैं कह रहा हूँ कि एक इंस्टेंट मैरिजेस, इंस्टेंट डाइवोर्सेस का एक कई बार आजकल बात देखने को आती है। लोग वेट नहीं करना चाहते। 6 महीने 1 साल के अंदर ही प्रॉब्लम आई, उसके बारे में इतनी बातें हुई और सबसे बात हो गई, लेकिन जिससे होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने मन की बात करनी चाहिए, वो हुई नहीं। और क्योंकि वो नहीं हुई, इसलिए वो बात वहीं पे ब्रेक डाउन होनी शुरू हो गई।
उसी की वजह से मैरिजेस ब्रेक। वेरी ट्रू। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे ही आप एक इतने खूबसूरत रिश्ते में आ रहे हैं और आप इसको एक आर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारे रिश्ते हैं, तो ये तुम और मैं की जो तू मैं है वो हट ही जाएगी, क्योंकि तू भी हट गया और मैं भी हट गई और सिर्फ हम हो गए, तो वो बस हम तुम वाला रिश्ता शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक यही सबसे बेस्ट रहता है कि अपना एटीट्यूड हम वाला रखें, ताकि आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम एक साथ सॉल्व करें और जो सॉल्यूशंस हैं वो हम एक साथ अपने अंदर अपनाएं। डॉक्टर बर्मी, जिस तरह से आज आपने हमें कहा कि तू मैं का जो चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, हम कहना सीख जाएं। तो आज आप हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार आप हमारे साथ इस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, थैंक यू। शुक्रिया। आज मन की इस बात को याद करें, उसे जानें और ख़ुद देना शुरू कर दें हर रिश्ते को, चाहे वो मेरे इन-लॉज के साथ था, चाहे बाहरी रिश्तेदारों के साथ था। ख़ुद देना शुरू करेंगे तो शायद जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिलने लग जाए। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई ऐसा मुद्दा जिसके बारे में आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार: अपने पति या पत्नी के परिवार की तरफ सकारात्मक भाव से पहला कदम उठाएं। बिना शर्तों के अपने रिश्तों को अपार प्रेम और सम्मान दें। बदलाव जरूर आएगा। बीती बातों को खत्म कर आगे बढ़ें। स्टार्ट गिविंग व्हाट यू वांट टू रिसीव फ्रॉम अ रिलेशनशिप। तो अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी मन में है उसे हमारे साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे और आज जो कुछ हमने समझा है उसे ज़रूर शामिल करेंगे। नमस्कार।